शादी को 2 माह होने को थे, वो दूसरी बार मैके आई थी। वो बेहद खुदसर और ज़िद्दी होती जा रही थी। उसे अपनी फैमिली से नफ़रत महसूस होती थी। उसका दिल किसी से मिलने को नहीं चाहता था। वो सबको अपनी खुशियों का कातिल समझने लगी थी। वो शायद आज भी ना आती अगर दादू ने फ़ोन करके न बुलवाया होता। वो इसके लिए बहुत उदास हो रही थी। उसे हाथों-हाथ लिए जा रहा था। अरे अपनी आईना आई है। जो भी आता लाउंज में दादू के पास खफाजी बैठी आईना को देखकर मोहब्बत भरा नारा लगाता और वहीं जम जाता। देखते ही देखते सब जमा हो गए थे। इससे तरह तरह के सवालात किए जा रहे थे। वो जिनकी बददिली से जवाब दे रही थी। पांचों भाभियों में से 3 मैके गई हुई थीं। दोनों भाभियां शोहरों की इससे दिली वाबस्तगी का आलम जानती थीं। उसे मैके में खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। उसकी पसंदीदा डिशेस बनाई जा रही थीं। ये सारा ढकोसला है। वो जहरखंद अंदाज में सोचती, नफरत से हंकार उभरती, बेजार सूरत लिए टुकर टुकर सबको देखे जा रही थी। वो सबके सवालों के जवाब हूं हाँ में देने पर मजबूर थी। घर के बड़े उसके बदले तेवर नोट कर रहे थे। आहिना को किसी की कोई परवाह नहीं थी। जब मेरी खुशियों की किसी को फिक्र नहीं है तो मैं किसी की परवाह क्यों करूं? छोटी ताई की आदत टोह लेने की थी। उनकी तेज चुपती और जांचती नजरें आहिना को अपने वजूद का एक्सरे करती महसूस हो रही थी। आहिना इनकी नजरों के इर्तिकाज पर जहर खंद हुई और नफरत से सर झटका। आहिना, अब्दुल मुईद तुम्हें लेने आएगा या तुम खुद जाओगी? उसे अब्दुल मुईद बाहर से ही छोड़कर चला गया था। उसने मुरव्वतन भी इसे अंदर आने का न कहा था। मुतजस्सिस नजरों से उसे देखती छोटी ताई की जबान में खुजली हुई थी। छोटी ताई, क्या मैं यहाँ अब नहीं रह सकती हूँ? आहिना बदलिहाज और बदतमीज होती जा रही थी। इसने बदतमीजी से उल्टा सवाल दाग दिया था। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मेके पर ब्याही बेटियों का भी हक होता है। छोटी ताई खिसियानी होकर मुस्कुराई थी। आहिना के तेवर कड़े थे। वो कभी बदतमीज या मुंहफट नहीं रही थी और बड़ों के आगे बोलना तो उसे आता ही नहीं था। नारसाई मोहब्बत ने उसे दहकता अंगारा बना दिया था। जबान शोले बरसने को तैयार रहती और हर कोई उसे अपनी मोहब्बत का दुश्मन नजर आता। उसे तो नवीद वकास के वालिद से भी नफरत थी। अगर वो मान जाते तो मामला बिल्कुल बरक्स होता। मामा, आपको बाबा बुला रहे हैं। छोटी ताई को भाई छोटे ताया का पैगाम पहुंचाकर लौट गईं। वो सर हिलाती उठ गईं। वो जाते जाते तीखी निगाह आईना पर डालना न भूली थी। आईना ने निगाहें गलत भी इन पर डालना गवारा न किया। तुम खुश तो हो ना मेरी बच्ची? दादो ने तन्हाई पाते ही आईना से सवाल किया था। आप सब ने मेरी खुशी का कौन सा ख्याल रखा है जो मुझसे पूछ रही हैं? आईना तो जैसे जलते तवे पर बैठी थी। बदलिहाजी उसके मिजाज का हिस्सा बनती जा रही थी। आहिना बेटा, अब्दुल मुईद बहुत अच्छा बच्चा है। वो आज तक उसकी अब्दुल मुईद से नफरत की वजह नहीं जान पाई थी। वो कुछ बताने पर तैयार ही नहीं हुई थी। बस हर वक्त अंगारे चबाए रखती थी। वो तफशीशी सवालात से आजिज आ गई थी। वो पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। दादो की पुरतशवीश नजरें उस पर जमी थीं। वो अपने फैसले पर मुतफक्किर थी। न जाने उस लड़की ने क्या ठान रखा था। उनका दिल दहल कर रह गया था। तुमसे किसने बाइक लाने को कहा था? शाम को अब्दुल मुईद उसे बाइक पर लेने आ गया था। वो जितना इससे फासला रखना चाहती थी, अब्दुल मुईद उतना ही करीब आने की कोशिश करता था। न गुस्सा, न झंझलाहट और न ही नाराजगी। वो सबसे मिलकर पोर्च में आई तो बाइक देखते ही बिदक कर पीछे हटी थी। वो मैरून कलर के सूट में मलबूस लाल भब्बू का चेहरा लिए अब्दुल मुईद को बेहद भली लगी थी। आह! आईना ने अब्दुल मुईद की महवियत पर उसके पांव पर गुस्से से चप्पल मारी तो वो कराह कर रह गया। मैं नहीं जा रही हूँ बाइक पर। वो साफ इनकार करती हुई पलट गई थी। मैं नानो से कहता हूँ कि आईना नहीं जाना चाहती। अब्दुल मुईद उसे चिढ़ाता हुआ आगे बढ़ गया। वो बुरी तरह जिद हुई थी। उसे दादों से डांट सुनने का कोई शौक नहीं था। वो तो उसकी तारीफें करती न थकती थीं। वो इसको लिताड़ कर रख देती। वो खामोशी से पलटकर बाइक पर सवार हो गई। ये भी बेरुखी का एक अंदाज था। अब्दुल मुईज उसकी नफरत सह कर भी आदी न हुआ था। उसकी बेरुखी हर बार एक नया दर्द देती थी। वो अपने मकसद में कामयाब रहा था। दिल उसकी कुर्बत का मुतमन्नी था। वो बाइक की चाबी लहराता हुआ मुस्कुराकर आगे बढ़ गया था। आहिना ने तब कर उसे शोला बार नजरों से घूरा था। उसकी मुस्कुराहट ने जलती पर तेल का काम किया था। आहिना का रवैया सर्द से सर्द होता जा रहा था। अब घर वाले भी नोटिस करने लगे थे। उस रोज भी वो अपने कपड़े खुद ही प्रेस करके तैयार हो रहा था। पहले तो बहनें कर देती थी, मगर जब से शादी हुई थी उन्होंने ये समझ कर के अब आईना भाभी ये काम करेंगी छोड़ दिया था। मगर यहाँ तो मामला ही उलट था। बहरहाल अब्दुल मुईद ने बगैर कुछ कहे सुने खुद ही कपड़े प्रेस करना शुरू कर दिए। आज भी वो दफ्तर जाने के लिए तैयार हुआ और सोई हुई आईना पर एक निगाह डालकर कमरे से बाहर निकल गया। आईना नहीं जागी अभी। वो जो ही टेबल पर पहुंचा, असलम साहब ने इस्तफसार किया। वो बहू के बदले तेवर नोट कर रहे थे। उन्हें आईना की गैर मौजूदगी खटकी थी। बाबा, वो सो रही है। अब्दुल मुईद ने बहाना घड़ा था। उसकी बेतनाई बढ़ती जा रही थी। वो हर वक्त झंझलाई रहती थी। बेटा, उसे अब तो इस वक्त यहाँ होना चाहिए। काफी दिन गुजर गए हैं शादी को। अब तो इस घर के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। हुमैरा को भी इसकी गैर मौजूदगी एक आंख न भाई थी। अब्दुल मुईद उस पर जान छिड़कता था। उन्होंने बहुत अरमानों से भतीजे को बहू बनाया था और वो सबसे बेगानगी और बेरुखी बरत रही थी। हत्ता के आयला और नायला से भी जरूरतन बात करती।
हुमैरा पप्पो उसके रंग ढंग देखकर परेशान होती। शादी को कुछ माह हुए थे और वो अभी से इस पर रोक टोक नहीं करना चाहती थी, जबकि आयना की रुखाई बढ़ती जा रही थी। मामा बाबा आप नाश्ता करें। रात उसके सर में भी दर्द था। अब्दुल मुईद ने बर वक्त बहाना घड़ा था। वो इन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहता था, जबकि उसका दिल भी ख्वाहिशमंद था कि वह उसे मुस्कुरा के ऑफिस के लिए विदा करती। हुमैरा तुम नाश्ते के बाद उसे देख लेना। असलम साहब फिक्रमंदी से उन्हें हिदायत करते नाश्ता करने लगे। अब्दुल मुईद उनसे ऑफिस के अमूर पर बात करने लगा। इसने नामहसूस अंदाज में सबकी तवज्जो आईना से हटा ली थी, मगर वो खुद उलझे जहन से बाबा की बात सुनने लगा था। मामा चांपे और पसंदे। वाह भाई, अब्दुल मुगीस का टिकट और वीजा आ चुका था। उसकी कल सुबह सऊदीया के लिए फ्लाइट थी। हुमैरा ने डिनर पर स्पेशली इसकी और आयना की पसंद का खास ख्याल रखा। आयना को फ्राइड चांप बेहद पसंद थी। अब्दुल मुगीस ने चटखारा भरते हुए दोनों हाथ आपस में रगड़े उसके मुंह में गर्मा गर्म चांपों की सूंधी खुशबू से पानी भराया था। ये मेरी आयना की पसंद है। उन्होंने लाड से आयना को देखा। इसे भी इश्तहा अंगेज खुशबू भाई थी। वो डिश टेबल पर रखकर अब्दुल मुगीस के कंधे पर हल्की चपत लगाती अपनी चेयर पर बैठ गई। आपको मेरी पसंद का कब से ख्याल होने लग गया? आयना जहर खंद अंदाज में सोचते हुए जेरे लब बड़बड़ाई थी। गुस्से और नफरत की शदीद लहर वजूद में फैल गई। दर्द नए सिरे से जाग उठा था। वो जितना गम भुलाने या दर्द कम करने की सही करती, हुमैरा पप्पो इसकी कोशिश पर पानी फेर देती। उसके हसीन चेहरे पर बेजारी फैली हुई थी। अब्दुल मुईद के हसास कानों ने उसके जेरे लब बड़बड़ाहट कैच कर ली थी। वो ठिठक कर उसे देखने लगा। आंखों में नफरत भरी हुई थी। उसका दिल यकदम उचाट हो गया। आंखों में कर्बो अजियत से आंसू इकट्ठे होने लगे, जिन्हें जब्त करने की कोशिश में उसने अपना निचला लब दांतों तले कुचल डाला था। जख्म उधड़ गए थे। आहिना बेटा तुम खाना खाओ। आहिना बेटा तुम खाना खाओ। वो बददिली से खाली प्लेट लिए सोचों में गुम थी। उसे फुफ्फो ने टोकते हुए डिश बढ़ाई। थैंक यू, मुझे भूख नहीं है। उसने महज उनकी जिद में अपनी पसंदीदा डिश खाने से इनकार करते हुए बिरयानी प्लेट में डाली थी। उसका लहजा बेहद रूखा और धीमा था। हुमैरा मुतअज्जिब रह गई। वो तो चांप की शौकीन थी। आहिना भाभी ले लेना, ये मेरे लिए मम्मा की ट्रीट है। अब्दुल मुगीस ने बसदे इसरार चांप उसकी प्लेट में डाल दी। वो बादल नख्वास्ता खाने लगी थी। कि और कोई तमाशा न खड़ा हो जाए। अब्दुल मुईद पल पल उसकी बदलती कैफियत देखकर खुद पर जब्त किए हुए बैठा था। उसे मम्मा से बदतमीजी करना पसंद नहीं आई थी। वो बमुश्किल खुद को कंपोज किए अपनी प्लेट पर झुक गया था। तुम्हें किसी ने दूसरों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? अगले रोज अब्दुल मुगीस की फ्लाइट थी। आयला और नायला ने कॉलेज से छुट्टी कर ली थी। उसे सब एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। आयला उसे बुलाने आई तो उसने जाने से साफ इनकार कर दिया था। गाड़ी में जगह कम थी। एक गाड़ी में तो अब्दुल मुगीस का सामान था और वो खुद ड्राइव कर रहा था, जबकि दूसरी में मम्मा बाबा अब्दुल मतीन आयला और नायला थे। उसके इनकार पर मम्मा ने अब्दुल मुईद को भी जाने से रोक दिया था। वो अब्दुल मुगीस को पोर्च तक छोड़कर पलट गई थी। अब्दुल मुईद को उसका साफ इनकार करना बेहद खिला था। वो इसके पीछे आया तो आहिना किचन से निकल रही थी। हाथ में भाप उड़ाता गर्मा गर्म कॉफी का कप था। वो खफकी से उसकी राह में हाइल हो गया था। हटो मेरे रास्ते से। आहिना गुस्से से खौल उठी थी। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। वो आपसे तुम पर उतर आया था। उसने गुस्से से आगे बढ़ती आईना की कलाई पकड़ ली थी। उसे आईना का साथ ना जाना पसंद नहीं आया था। उसके इनकार पर अब्दुल मुगीस भी लम्हा भर के लिए बुझ गया था। मामा ने भी महसूस किया, मगर वो लोग जल्दी में थे और जगह का भी मसला था, सो वो बिना ताखिर किए चले गए थे। आईना तुम्हें खुद से वाबस्ता रिश्ते निभाने नहीं आते। अब्दुल मुईद ने दूसरा एतराज जड़ा था। खुद पर कड़ा जब्त किए खड़ी आईना के वजूद में इश्तियाल की तेज लहर दौड़ गई थी। वो पुरएतमाद अंदाज में उसकी आंखों में आंखें डाले उससे घूरने लगी। मुझे बात करने की तमीज भी है और रिश्ते निभाने भी आते हैं। और सुन लो, मुझे तुमसे वाबस्ता रिश्तों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आंच देते गर्म लहजे में ऊंची आवाज में बोली थी। तुम आवाज नीची रखो, घर में मुलाजिम भी हैं। अब्दुल मुईद की खुददारी पर गहरी चोट लगी तो वो इसे कहरबार नजरों से घूरता हुआ गुस्से भरे लहजे में टोक गया था। चीची, तुम कैसे मर्द हो, इतना डरते हो? आहिना को इसकी बेबसी पर हंसी आई थी। वो हैज उठाती मुस्कुराते इस्तेहजाइया अंदाज में कहते हुए उसे साइड पर तकरीबन धकेलती हुई आगे बढ़ गई थी। मैं तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखाऊं, मिसेस आहिना अब्दुल मुईद? अब्दुल मुईद ने उसे सख्ती से बाजू से पकड़कर अपनी सिमत खींचा तो अपनी रो में आगे बढ़ती आईना झटके से उसके सीने से आ लगी। अब्दुल मुईद की गर्म सांसें उसकी गर्दन को सुलगाने लगी थी। अचानक अफ्ताब पर कॉफी का कप जमीन बोस हो चुका था, लेकिन कॉफी के छींटे से भरे कपड़े और फर्श का ना तो आईना को ख्याल था और ना ही अब्दुल मुईद को परवाह। उसकी अना, और वो भी मर्दाना अना को छटांग भर की लड़की ने चैलेंज किया था। वो इस्तेहकाक भरी नजरों से उसे देख रहा था। आईना के वजूद में सनसनी दौड़ गई। उसका सारा तुर्रा हवा हो गया। वो घबराहट से हल्के हल्के कांपने लगी थी। लम्हा भर में दिलो दिमाग में तरह तरह के वसवसे आने लगे थे। छोड़ो मुझे। अगले पल मुलाजमों की मौजूदगी का एहसास उसे कुव्वत दे गया।
वो अपना बाजू छुड़ाती तेजी से अंदर भाग गई थी। अब्दुल मुईद का गर्म जवान लहू कनपटियों को झुलसा रहा था। उसने जब्त से मुठियां भींच ली थी। आंख में चुभनी लगी है अब ये बेनाई मुझे, जिंदगी किस मोड़ पर आखिर तू ले आई मुझे। बंद हैं सारे दरीचे एक भी दरवा नहीं, वहशत दिल किस गली में आज ले आई है मुझे। सैकड़ों हिस्सों में देखो बट गया मेरा वजूद, किस कदर महंगी पड़ी उनसे शनासाई मुझे। एक खौफ का आलम था, किसी अनहोनी के ठहर जाने का खौफ। एक सरास मेगी सी थी जो इसे मारे बेबसी के कपकपा देती थी। एक वहशत थी जो दिल को जकड़े हुए थी। पूरा वजूद खौफ में जकड़ा था। उसने कमरे में आकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था। अब्दुल मुगीस की दोपहर की फ्लाइट थी। घर वालों की वापसी दोपहर तक होनी थी। चूंकि सभी अब्दुल मुगीस के जाने पर उदास थे, सो किसी ने भी आहिना की कमी महसूस नहीं की थी। अब्दुल मुईद उसके पीछे नहीं आया था। दिल की ढारस के लिए यही काफी था। वो कितनी ही देर से दोनों बाजू घुटनों के गिर्द लपेटे साकित बैठी खला में घूरे जा रही थी। मैं तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखाऊं मिसेस आहिना अब्दुल मुईद, इस्तेहकाक भरा जुमला उसे बार बार याद आता और हर बार नए सिरे से खौफजदा कर देता। उसने मर्द की मर्दानगी जगाकर बहुत बड़ी गलती की थी, जिसकी उसे भारी कीमत भी चुकाना पड़ सकती थी। उसे अब्दुल मुईद के साथ इसी कमरे में सोते हुए डर लग रहा था। नायला इसे रात के खाने पर बुलाने आई तो उसने भूख ना होने का बहाना बना दिया। वो इसका बुझा हुआ चेहरा और सुस्त वजूद देखकर पलट गई और फिर किसी ने इसे डिस्टर्ब न किया। घड़ी की सुइयां 11 बजा चुकी थीं। सब सोने की तैयारियां करने लगे। रफ्ता रफ्ता आवाजों का शोर थमने लगा था। एकाएक ही खामोशी छा गई थी। अंदरूनी दाखिली दरवाजा बंद करने की आवाज आई तो आईना का दिल उछल कर खौफ से हलक में आ गया। भारी कदमों की आहट अब कमरे के बाहर आकर थम गई। वो बखूबी किसी को दरवाजे की नाप घुमाते हुए देख सकती सुन सकती थी। उसको अदम तहफ्फुज का एहसास सताने लगा। वो दुपट्टा अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटकर बैठ गई। चंद लम्हों बाद फिर नाप घुमाई गई। उसे दरवाजा तो खोलना ही था। कुछ देर पहले नायला के आने पर भी उसने दरवाजा खोला था। अब भी वो खुद को संभालती एक फैसले पर पहुंच चुकी थी और फिर उसने उठकर दरवाजा खोल दिया। हस्बे तवक्का दाखिल होने वाला वही था। वो अपनी जगह आ बैठी। अब्दुल मुईद उस पर एक निगाह गलत भी डाले बगैर फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। फिर उसने आकर कलाई पर बंधी घड़ी खोलकर साइड टेबल पर रखी और जग से पानी ग्लास में उंडेलने लगा। सब कुछ हस्बे मामूल था, मगर आईना को एक नयापन महसूस हो रहा था। हर लम्हा दिल को किसी अनहोनी का धड़का लगा हुआ था। मुझे तलाक चाहिए अब्दुल मुईद, आहिना ने सर्द बर्फीले और बेलचक लहजे में उससे मुखातिब किया था। रात की तारीकी बढ़ गई थी। माहौल पर मजीद वहशत तारी होने लगी थी। खामोशी की दबीज तह दोनों की हमवार सांसों की आवाज से बोझल होने लगी थी। दिल किसी गहरे पाताल में डूबता जा रहा था, नीचे और बहुत नीचे। फिजा साकिन थी, हवा ठहर गई थी। उसकी मर्दानगी को छटांग भर की लड़की ने चैलेंज किया तो दिल चाहा सारी दुनिया को तहस नहस कर डाले या फिर खुद को बर्बाद। उसने न जाने कब आईना से मोहब्बत की, उससे भी खबर न हुई। खबर तो उस वक्त हुई जब मोहब्बत इश्क की सरहदों को छूने लगी थी। अब्दुल मुगीस दोस्तों जैसा भाई था। उसने उसका भेद पाया तो न सिर्फ उसे मंजिल तक रसाई दिलाई, बल्कि मुनासिब वक्त तक उसके राज दिल का अमीन भी रहा। उसे रिश्ते का जिक्र छेड़ने पर आईना के शदीद रद्द-ए-अमल का इल्म हुआ था। चूंकि सब वजह जानने से कासिर रहे थे, इसने दिल ही दिल में खुद से अहद किया था कि वजह चाहे कुछ भी हो, आईना को बेइंतहा मोहब्बत देकर उसका दिल जीत लेगा। मगर शादी के बाद सब कुछ इसकी उम्मीदों के बरखलाफ हुआ था। वो सब कुछ खामोशी से सह रहा था। उसने किसी को आईना की बदसलूकी की भनक तक ना लगने दी थी। बाबा ने एक आध बार सरसरी जिक्र किया तो उसने मुनासिब बहाने से उन्हें मुतमईन कर दिया था। शादी को जैसे तैसे कई माह गुजर गए। आईना की बदतमीजियां बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि वो उसकी फैमिली की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करने लगी थी। अब्दुल मुगीस की दिली ख्वाहिश थी कि मम्मा बहनों के साथ भाभी भी उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाती। आईना के साफ इनकार पर भी उसने सबको जगह की कमी पर कायल कर लिया था। अब्दुल मुईद उसकी ख्वाहिश से आगाह था। उसने आईना से खफगी का इजहार किया तो उसने ढिठाई से उल्टा उसी को बेभाव सुना डाली। वो इससे खफा थी। पहली बार दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि वो अपनी बदसलूकी पर माफी मांगकर इसे मना ले। अब्दुल मुगीस की फ्लाइट 1 घंटा लेट उड़ी। घर वालों की वापसी शाम ढले हुई। सब थके हुए और भूखे थे। आईना अपने कमरे से बाहर न निकली। सब खाना खाकर सोने चले गए थे। उसकी नाराजगी आईना की बेपरवाही पर बढ़ चुकी थी। वो गुस्सा जब्त करता खुद को नॉर्मल किए कमरे का दरवाजा खोलने लगा। जो ही डोर नाप घुमाई, दरवाजा अंदर से लॉक पाया। कैसे मर्द हो तुम? उसकी याददाश्त से आईना का अधूरा जुमला टकराया। जब्त से उसका जबड़ा भींच गया। उसे शदीद गुस्सा आया। वो दरवाजा नॉक करके दूसरों को मतवज्जा नहीं करना चाहता था, सो इसने दूसरी बार कदरे जोर से नाप घुमाई। चंद सानिये बाद दरवाजा खुल गया और वो अंदर आ गया। वो अपनी मखसूस जगह के बजाय बैठ के किनारे पर मुस्तरिब से टिकी थी। एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ आईना के वजूद से मुतरशिक था। उसका गुस्सा खफकी भग से उड़ गई। उसे उसी लम्हे आईना पर टूट कर प्यार आया।
नादान लड़की न जाने उसके मुतालिक क्या क्या सोचकर हिरासा हुई जा रही थी। अगर उसे आयना के खिलाफ मर्जी के कुछ करना होता तो वो कब का अपना इस्तेकाक इस्तेमाल कर चुका होता। वो मोहब्बत में जोर जबरदस्ती का कायल न था। वो दिल में हल्का सा मुस्कुराता हुआ फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। चंद सानिये बाद लौटा तो वो हनूज इसी पोजीशन में थी। वो इसे तसल्ली देना चाहता था। वो 2 कदम आगे बढ़ा तो वो खुद मजीद सिमट गई। उसे आईना को सताने में लुत्फ आने लगा। वो खाम खा पानी पीते टेबल के करीब आ गया। जैसे ही उसने पानी ग्लास में उंडेला, इसी लम्हे आईना ने पिघला हुआ शीशा उसके कानों में "मुझे तलाक चाहिए अब्दुल मुईद"। ये अल्फाज पिघला हुआ शीशा ही तो थे जो इसे जलाकर भस्म कर गए थे। उसकी सांस तो रुक गई थी। एहसास जुदाई ही जानलेवा था। वो तो इससे बिछड़कर मर ही जाता। आईना का लहजा ही नहीं, चेहरा भी पथरीला था। वो दिल में ठान चुकी थी, उसे रोकना मुहाल था। उसकी गिलास पर गिरफ्त मजबूत होती गई और मजबूत इतनी कि हाथ की पुश्त पर नीली सब्ज रगें फूल कर उभर आई थी। अगली सुबह बेहद हंगामा खेज थी। उसके तवक्का के बिल्कुल बरक्स, गुमान की हदों से भी बाहर। वो जिस बात को कम संजीदा ले रहा था, आईना इसी बात के लिए नफा नुकसान की परवाह किए बगैर नाश्ते पर मामा और बाबा को घेरे बैठी थी। अब्दुल मतीन ऑफिस, आयला और नायला कॉलेज जा चुके थे। बाबा का इरादा कुछ देर बाद निकलने का था। वो अक्सर अब्दुल मुईद के साथ जाते थे। फुप्पो, मुझे अब्दुल मुईद से तलाक चाहिए। आईना सफाकी और संगदिली की इंतहा पर थी। इसे इसी लम्हे किसी की भी परवाह नहीं थी। गुजरते वक्त के साथ उसके दिल में फुप्पो के लिए कदूरत कुछ कम हुई थी। वो अब्दुल मुईद को नसीब का खेल समझकर, कड़वा घूंट समझकर भी पी नहीं पा रही थी। लेकिन उसे अब अब्दुल मुईद से भी खौफ आने लगा था। किसी अनहोनी का खौफ उसे वहशत ज़दा करता तो दिल बेख्तियार यहाँ से भाग जाने को चाहता। सो अब उसने हतमी फैसला उन्हें सुना दिया था। उसने नसीब पर सब्र तो किया ही नहीं था। वो जब अब्दुल मुईद को देखती उसे वक़ास याद आ जाता। अब्दुल मुईद ने अनजाने में उसके जख्म मजीद हरे कर दिए थे। तुम्हें इससे क्या शिकायत है? शौहर के लिए कप में चाय उंडेलती हुमैरा सुबह सवेरे भतीजे के मुतालबे पर पहुंच कर रह गई। उन्हें अब्दुल मतीन ऑफिस जाने से पहले अब्दुल मुगीस के बखैरियत मक्का पहुंचने की इत्तला देकर गया था। वो शुक्राने के 2 नवाफिल अदा करके आई थी कि आईना ने उनका सारा सुकून और खुशी गारत कर दी। मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है पुप्पो। अजीब बेबसी सी बेबसी थी। वो वकास के बेहालत मजबूरी छोड़ जाने पर किसी को भी अब्दुल मुईद से शादी से इनकार की वजह बताने से कासिर थी। और अब वो तलाक की वजह बताते हुए झिझक रही थी। उसके पास कहने के लिए अल्फाज न थे और दिल मजीद उसकी संगत से इनकारी था। उधर अब्दुल मुईद ने सारी रात जागकर गुजारी थी। उसकी आंख सुबह लगी थी। वो उसकी इस मीटिंग से बेखबर गहरी नींद सो रहा था। बेटा, शादी ब्याह गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम हमें बताओ, हम इसे समझाते हैं। असलम साहब को इसके बदलते तेवर अव्वल रोज से ही खटकते थे, मगर वो अपना वहम समझकर ये ख्याल झटकते रहे। उनके वहम बदतरीन भयानक हकीकत की सूरत अब सामने थे। उन्होंने बुर्दबारी से उसे समझाना चाहा। उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। मैं अपना सामान पैक कर चुकी हूँ और किसी को भी वजह बताने की पाबंद नहीं हूँ। वो बदलिहाजी से बोलती अपना पैक्ड सामान उठाकर कमरे से ले आई। तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। हम तुम्हारी फैमिली को बुलवाते हैं या तुम्हें खुद वहां छोड़कर आते हैं। बाबाकार वजादार असलम को बहू का तनहा घर से इस तरह निकलना बेहद खिल रहा था। उन्होंने सख्ती से उसे तनबीह की। हुमैरा इसके इंतहाई इक़दाम पर गंगो शिशदर रह गई। आहिना बेपरवाही से कंधे उचकाते ही सोफे पर ढेर हो गई, जैसे उनके अगले इकदाम के मुंतजिर हो। इसका फैसला नाकाबिले तरमीम था। सुबह यहाँ हंगामा खेज थी तो दूसरी तरफ भी क़यामत ढाने वाली थी। सुहेल विला में सभी मर्द हजरात काम काज पर जाने की तैयारियां कर रहे थे और खवातीन इनके लिए किचन में नाश्ता बना रही थी। घर में 9 बजे से पहले कोई नाश्ता नहीं करता था। सुहेल विला में फोन की बेल हुई। सुबह सवेरे गैर मुतवक्का फोन कॉल ने सबकी तवज्जो खींच ली थी। हूं काल मंझले ताया ने रिसीव की थी और वो गंभीर संजीदगी से महज हनकार भरे जा रहे थे। खवातीन के दिल दहले जा रहे थे। वो फोन बंद करके सोफे पर डह गए। ताई फौरन इनके लिए पानी का गिलास लेकर आई। कुछ बोल भी तो सही। दादो का बूढ़ा दिल खौफ से सहमा जा रहा था। बेटे की गंभीर संजीदगी इनको परेशान कर रही थी। असलम का फोन था। आहिना तलाक मांग रही है। अल्फाज थे कि बम। दादो तेवरा कर गिरने को थी कि बहुओं ने उन्हें सहारा देकर बिठाया। अरे इस नादान को जरा अकल नहीं आई। वो मेरे हीरे जैसे अब्दुल मुईद के साथ ऐसा क्यों कर रही है? दादो रोने लगी। उन्हें खानदान की इज्जत और नवासे के दुख की फिक्र थी। वो जानती थी कि ये रिश्ता उसी अब्दुल मुईद की पसंद से तय किया गया था। सुलझा हुआ बुर्दबार अब्दुल मुईद नौजवान पार्टी के लिए भी आइडियल था। सब हैरान थे। साद, गाड़ी निकाल, मुझे अभी ले चल, मैं उसे समझाती हूँ। दादो बेकरार थी। फर्मा बरदार पोता फौरन तैयार हो गया। मामला भी तो निहायत संजीदा था। मैं भी चलता हूँ, बड़े ताया बोले। मैं भी जाऊंगा और इसे अपने हाथों से गला घोंट कर मारूंगा। बाबा का गम और गुस्से से बुरा हाल था। उनका बस नहीं चल रहा था कि अभी जाकर बेटी को जान से मार दें, जो उनके हंसते बसते आइडियल घर को बेसुकून करने पर तुली थी। तुम घर में ही रुको, मैं जाता हूँ। उनका गैज़ व गजब सबको खौला गया। उनसे कुछ बईद न थी कि वो जाते ही बेटी के 2 हाथ जड़ देते।
और बागी बेटी मजीद बगावत पर उतर आती। और फिर बेटी के ससुराल का मामला भी था। बड़े ताया ने सख्ती से उन्हें रोक दिया। भैया मुझे मत रोकें। वो गुस्से से बिगड़े थे। वो सही कह रहा था, तुम घर में ही रुको। दादो ने दबंग और बारोब लहजे में हुक्म दिया। वो गुस्से से पैर पटकते कमरे में चले गए। इस पल किसी ने भी उन्हें मनाना मुनासिब न समझा। दादो, ममा, बड़े ताया ताई और मंझले ताया ताई साथ के हमरा बेग हाउस के लिए निकल गए थे। लाउंज में आईना सामान समेत सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर बेहद दर्जा संजीदगी थी और सख्ती इतनी कि अंदर दाखिल होते सभी अफराद इसे महज देख कर रह गए। मामा उसे समझाने आई थी। वो भी खाइफ सी होकर रह गईं। अब्दुल मुईद भी अब वहीं था। आईना, तुम्हें अब्दुल मुईद से क्या शिकायत है बेटा? बुर्दबाद मुतहम्मल मिजाज साद भैया ने दादो का इशारा पाते ही उससे पूछा था। दादो की जहांदीदा नजरें मामले की गहराई भांप चुकी थीं और उन्होंने साद का बात करना मुनासिब समझा था। साद भैया, संगदिली और सख्ती भाईनुमा कजन की मुशफ़िक आवाज पर पिघलने लगी थी। उसकी आंखों में नमी इकट्ठी होने लगी। उसे अपनी कल की अजियत असर-ए-नौ याद आ गई। उसने जिस कर्ब और अजियत में सारी रात गुजारी थी, वो सारी उम्र इस कर्ब में नहीं रहना चाहती थी। भारी पपोटे और सुता चेहरा अनकही दास्तान चीख चीख कर बयान कर रहा था। वो रोते हुए साद के गले लग गई। लाउंज में आयना की सिसकियां गूंज रही थीं। आयना, रोना मसले का हल नहीं है। ममा घर की छोटी बहू थी। वो बड़ों की मौजूदगी में लाचार थीं, वरना इनका बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी दुख्तर के दो झांपड़ रसीद कर दें। वो अपनी आकिबत नाअंदेशी में अपनी जन्नत को खुद बर्बाद कर रही थी। मामा ने आहिस्तगी मगर गुस्से से उसे घूरा था। साद भैया प्लीज, मुझे अब्दुल मुईद के साथ नहीं रहना है। वो रोते हुए मलतजी हुई तो साद ने बहुत बेबसी से दादी और वालदैन को देखा। वो सब बहुत परेशान थे। साद, तुम इसे समझाओ। दादो ने साद को मुखातिब किया और न जाने सबको आंखों ही आंखों में कहा कि वो सब बाहर चले गए। हत्ता कि अब्दुल मुईद भी अपने लहू लहान वजूद को घसीट कर ले जाने लगा तो साद ने उसे रोक लिया। आयना, शादी तुम्हारी रजामंदी से हुई थी ना? तुमने बखुशी हाँ की थी, और अब ऐसा क्या हो गया कि तुम ये सब कर रही हो? साद ने नरमी से उसे समझाया था। उसकी आंखों में उलझन तैर रही थी। वो शादी से इनकार की कोई ठोस वजह बता सकी थी और ना ही अब तलाक लेने की। उसका इनकार खुद ब खुद इकरार में बदला था। फिर अब वो ऐसा क्यों कर रही थी? अगर साद को ऐसी किसी अनहोनी का गुमान होता तो वो कभी ये शादी नहीं होने देता। मैं बताता हूँ साद। वो खामोशी से लब कुचल रही थी, मगर खामोशी हर मसले का हल नहीं होती और ना ही समझदारी का तकाजा। तभी अब्दुल मुईद बोल उठा था। आहिना का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसका सारा राज फाश हो जाता। वो हिरासा वहशत ज़दा से इसे देखने लगी। न जाने वो क्या कहे और साद भैया के सामने उसकी इज्जत दो टके की होकर रह जाए। वो मुस्तरब सी पहलू बदल गई। इस मसले का बेहतरीन हल यही है कि आप इसे फिलहाल यहाँ से ले जाएं। वो साद से फ्रैंक था और वाकई इसे हकीकत बताने को था कि आयना के फक चेहरे पर नजर पड़ते ही दिल पसीज गया और उसने बात बदल डाली। लेकिन अब्दुल मुईद, तुम। साद भैया भौंच कर रह गए। वो अब्दुल मुईद की आयना के लिए फीलिंग समझते थे। मैं इसे नहीं रखना चाहता हूँ। इसे आयना पर तरस ही नहीं, इसकी बेबसी पर टूटकर प्यार भी आया था। जब वो राह बदलने का फैसला कर ही चुकी थी तो वो कैसे उसे उम्र भर अपने साथ बांध कर रख सकता था? उसने मोहब्बत का भरम रखते हुए दिल पर भारी सिल रख ली थी। कर्बो अजियत रगें जी रही थी, मगर अब मजीद नहीं। वो इसे कोई दुख या दर्द देने का तस्वर भी नहीं कर सकता था। फिर इससे रुसवा कैसे करता? वो मुसम्मिम इरादा किए चट्टानों किसी सख्ती से साद को अपने फैसले से आगाह कर गया। अब्दुल मुईद, तुम होश में तो हो? साद भैया जज्बाती होने लगे। सूरत हाल गैर मुतवक्का थी। कसूरवार अब्दुल मुईद था या आहिना, वो समझने से कासिर था। आप इसे ले जाएं, मैं बहुत जल्द डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगा। मोहब्बत का एक वस्फ ये भी है कि ये महबूब की बेइतनाई नहीं सह पाती और बेरुखी तो जीते जी मार डालती है। क्या फायदा होता है ऐसी संगत का जिसमें जोर जबरदस्ती और नफरत होती? वो महबूब को ना खुश नहीं देख सकता था। आंसू उसके अंदर कतरा कतरा गिर रहे थे। आहिना शॉक्ड थी। अब्दुल मुईद उसे बरियो जमा करके खुद पर सारा इल्जाम ले गया था। वो हैरान हैरान सी थी। ये उसका कौन सा नया रूप था? वो इस शख्स के हर नए रूप पर यूं ही हैरान रह जाती। साद भैया अपना सर पकड़ कर रह गए थे। रात हंगामा खेजी और वहशत की इंतहा थी। उसे सब ने लान तान की थी और मामा और बाबा ने तो कतई कलामी इख्तियार कर ली थी। आयना चली गई थी उसकी जिंदगी से, शायद हमेशा हमेशा के लिए। उसने आयना पर कोई बात नहीं आने दी थी और सबकी अदालत में खुद मुजरिम ठहरा था। बहन भाई अलग लड़े थे। सुबह तक तो ऐसा कुछ न था और उन्हें घर वापसी पर यह हौलनाक खबर मिली। अब्दुल मुगीज स्काइप पर बहुत खफा हुआ था और उसे फौरन आयना को मनाकर लाने को कहा था। वो भी तो किसी को वाज़े अल्फाज में कुछ नहीं बता रहा था। मुबहम गुफ्तगू का लबालब यही बनता था कि वो आयना को खुद छोड़ रहा है। सब यकीन कर सकते थे मगर अब्दुल मुगीस नहीं।
जभी तो वो जितनी देर ऑनलाइन रहा अब्दुल मुईद से उसकी खातिर लड़ता रहा। उसने लबों पर चुप का ताला लगा लिया था और इसी बात पर कायम था। अब्दुल मुईद, तुम मोहब्बत खोकर बहुत पछताओगे। वो भाई के दुख पर दुखी था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र न करो। कितना मुश्किल अमर होता है मोहब्बत, किसी का टूटता भरम जोड़ना, उसे अपनी मोहब्बत और आईना का भरम रखना है। वो आहिस्तगी से दर्द अंदर उतारते हुए बोले। उसके अफसरदा लहजे ने अब्दुल मुगीस को मसलतन खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। वो सारी तफसील मम्मा, बाबा और बहनों से सुन चुका था। उसकी नाइट ड्यूटी थी, उसे चंद घंटे आराम भी करना था। उसने अलविदाई कलमात और अपना ख्याल रखने की ताकीद करके फोन बंद कर दिया था। जामिद खामोशी थी, साकित फजाओ सन्नाटा, जो कई रोज से उसकी जिंदगी पर भी फैला हुआ था। उसके साथ सब नॉर्मल थे, किसी ने कोई बास पुरस नहीं की और ना लान तान। अब्दुल मुईद ने उसका मुतालबा भी मान लिया था, वो इसे तलाक देने पर राजी था। मगर आयना का दिल मालूम नहीं, इस दिल ने न जाने क्यों बगावत और मलामत शुरू कर दी थी। वो इसका हिमायती बना जा रहा था और वो बेबसी से अपने ही दिल को अब्दुल मुईद का होता देख रही थी। जिंदगी किस दोहराए पर आ गई थी। वो पास था तो उसने कदर न की, और अब वो जुदाई के लिए बासानी मान गया था तो दिल सहमा रहता। वो अनजाने में वकास से उसका तकाबुल करती। कैसी मोहब्बत थी वकास की, जिसने मोहब्बत करते हुए भी उसे जिंदगी के महाज पर तना छोड़ दिया था। और कैसी मोहब्बत थी अब्दुल मुईद की, जिसने पूरे खलूस से उसे चाहा था और उसकी तमाम तर नफरतों के बावजूद उसकी हर बदतमीजी बर्दाश्त की थी और मुश्किल वक्त में सारा इंतजाम खुद पर ले लिया। बाबा और बड़े ताया उससे सख्त खफा थे, जबकि बाकी सबको इतने दिन गुजर जाने के बाद भी यकीन नहीं आ रहा था कि अब्दुल मुईद उसे तलाक देना चाहता है। वो तो इसे टूट कर चाहता था, उसके लिए हर कठिनाई सह जाने वाला, फिर उसे कैसे छोड़ सकता था। फिजा घुटन ज़दा हो गई थी, माहौल मुगदर था। कोई भी इस मौजू पर बात ना करता, जैसे सभी किसी मुआवजे के मुंतजिर हों। बेयकीनी सी बेयकीनी थी, और असल बेयकीन तो वो खुद थी। न जाने कब और कैसे अब्दुल मुईद उसके दिल पर काबिज हो गया था। उधर से किसी ने राब्ता ना किया और उसका नन्हा दिल हर वक्त एहसास जुदाई से हिरासा रहता। उसे वक्ती खामोशी किसी तूफान का पेश खेमा लगती थी। लौट आओ अब्दुल मुईद। वो हार गई थी खुद से। उसने इकरार कर लिया था कि दिल सिर्फ उसी की संगत का मुतमन्नी है। दराज कद, गोरा चिट्टा, सुलझा हुआ हैंडसम अब्दुल मुईद उसके दिल पर शबे खून मार चुका था। दिल में उसके नाम की हूक उठी थी। मोहब्बत सिर्फ कुर्बत का नाम नहीं है, ये इज्जत और एहतराम का भी नाम है। ये ध्यान और ख्याल करने का नाम है। जो मकाम और इज्जत इसे अब्दुल मुईद दे सकता था, वो इसे वकास नहीं दे सकता था। और वो नादान वकास की खातिर मुखलिस मोहब्बत को ठुकरा रही थी। वो खुददारी और इज्जत के बिना जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो खुददारी और इज्जत के बिना जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। दिल ने उसकी हमराही को मान लिया था, मगर आह, कब तक और किस वक्त, जब वो अपनी नादानी में अपनी सारी किश्तियां जला चुकी थी। न जाने वो उसके बारे में क्या सोचता होगा। उसका अब्दुल मुईद की नजरों में क्या मकाम रह गया होगा। वो कर्ब से पहलू बदल कर रह गई। अब्दुल मुईद ने निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते का भरम रखकर उसका दिल जीत लिया था। उसके अंदर घुटन बढ़ने लगी। घुटन कम करने को आंसू ही आखिरी सहारा थे। दुख तो ये था कि वो किसी के सामने एतराफ़ जुर्म भी नहीं कर सकती थी, ताकि वो इस फरिश्ता सिर्फ इंसान से माफी मांग सके। आंसू आंखों से बेतहाशा बहने लगे थे। मैं रिजाइन देकर पाकिस्तान आ रहा हूँ। उसका काम में दिल बिल्कुल नहीं लगता था। उसे अब्दुल मुईद की फिक्र थी। उसने भाई को मैसेज किया और हस्बे तवक्का चंद लम्हों बाद उसकी कॉल भी आ गई। अब्दुल मुगीस, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। वो इसे अपना मुस्तकबिल दाव पर लगाने की इजाजत नहीं दे सकता था। क्यों? वो इस्तेफामिया लहजे में तीखेपन से बोला। तुम्हारा फ्यूचर तबाह हो जाएगा। अब्दुल मुईद ठहरे धीमे लहजे में बोला था। भले तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाए, अब ये मत कहना कि तुम मेरी फिक्र मत करो। वह तलखी की इंतहा पर था। वो तलखी की इंतहा पर था और बिना सबूत के ये जान सकता था कि अब्दुल मुईद आईना से जुदा होकर मर जाएगा। तुम चाहते क्या हो आखिर? अब्दुल मुईद दोहराए पर खड़ा था। वो अपनी साल से कम की इस दवाजी जिंदगी किसी से शेयर नहीं करना चाहता था। उसे अपनी ही नहीं, आईना की इज्जत भी बेहद अजीज थी। वो कैसे उसे बदनाम कर सकता था? वो बेगैरत मर्दों में से नहीं था जो उम्र भर का साथ निभाने का वादा करके भी औरत की इज्जत के अमीन बनकर बीच चौराहे में औरत की इज्जत उछालते हैं। वो उसे उम्र भर का साथी बनाना चाहता था, मगर वो साथ रहने पर तैयार ही न थी। तो इसका भी इखलाकी फर्ज बनता था कि वो इसकी इज्जत का अमीन बना रहे। अब्दुल मुईद बुरी तरह जिच हुआ। वो दोस्त जैसे भाई के सामने भी नहीं खुलना चाहता था। जो मैं कहूंगा तुम वही करोगे, समझे? अब्दुल मुगीस के पास प्लान तैयार था। वो बाला ही बाला इस प्लान में मशिल को, आयना की बहन को भी शामिल कर चुका था। ओके, उसने हथियार डाल दिए थे। तुम मामा और बाबा की फिक्र ना करो, इन्हें मैं कायल कर लूंगा। वो इसे तसल्ली देते हुए बोला। वो नीम रजामंद था। अगरचे उसे भाई के प्लान की कामयाबी के चांसेस कम लग रहे थे, मगर वो इसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। सो इसने हामी भर ली थी। मायूसी कुफ्र है अब्दुल मुईद। उसकी हामी भरने की देर थी कि अब्दुल मुगीस खुशी से खेल उठा। वो मायूस नहीं था और बड़े भाई को भी मायूस नहीं होने दे रहा था। उसने भरपूर तसल्ली दी थी। उधर अब्दुल मुईद के दिल को भी ढारस हुई थी। बाबा और मामा को प्लान में शामिल करने की जिम्मेदारी अब्दुल मुगीस की थी और वो भाई से बात करने के बाद अगले लाहे अमल पर गौर करने लगा। अभी मौसम नहीं बदला, अभी कलियों में सुर्खी है।
अभी तो आसमानों पर घने बादल का पहरा है, अभी सावन सुनहरा है, गुलाबों का हंसी मौसम तुम्हारा नाम लेता है। अभी सरसों भी फूली है, अभी मस्ती है लहरों में, अभी अनजान रस्तों में तुम्हारे नक्श बाकी हैं, तुम्हारे अक्स बाकी हैं, तुम्हारे रक्स बाकी हैं। तुम इस फसले मोहब्बत पर खुदारा लौट आओ ना, अभी मौसम नहीं बदला। मोहब्बत हमें अपने साथ कठिनाइयां जरूर लाती है। मोहब्बत हो और कोई कठिनाई या दर्द हमरा ना हो, ये नामुमकिनात में से है। कम अज कम इसे तो यही लगता था। वो यहाँ आ तो गई थी लेकिन उसका दिल नहीं लगा था। हालांकि कोई भी इससे खफा था और ना ही लाताल्लुक। सभी ने उसे फिर हथेली का छाला बना लिया था। घर में दादों ने इसे रिश्ते की सबसे ज्यादा तायद की थी और अब वही पछतावों में गहरी मलूल रहती थी। वो हुमैरा फुप्पो को भी लताड़ती रहती महज इसकी मोहब्बत में, मगर इसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। दिल जिससे लग चुका था, इसने तो पलट कर भी ये ना पूछा कि तुम जीती हो या मर गई हो। वो तो इसकी मोहब्बतों की इतनी आदी हो गई थी कि अब उसका सितम सहा नहीं जा रहा था। खिज़ां रुत हर सू छाई थी और एक कहर और पुरमुज़दगी उसके चेहरे पर छाई थी। वो टेरेस की रेलिंग पे झुकी नीचे लॉन में से जारी हल्की बूंदाबांदी देख रही थी। खुश्क मौसम में खुशगवारी रच गई थी। आंखों में कब याद ने नमी बनकर डेरा डाला, उसे खबर ही न हुई। आंसू आंखों से बहने लगे थे। वो बरसती बारिश में आंसू बहा रही थी। लोहा गर्म है, तुम जल्दी से चोट लगाओ। उसकी अव्वल रोज से बदली कैफियत ने मिशेल को चौंका दिया था। घर में कोई भी इससे बाज पुरस नहीं करता था। उसने बहन को एक आध बार कुरेदने की कोशिश की, मगर उसने अपना भेद खामोशी की दबीज तह में लपेट लिया था। सोने पर सुहागा के अब्दुल मुगीस का मैसेज आ गया। उसे सारी सूरत हाल उससे मालूम हुई थी। मिशेल ने आयना की पिक खींचकर उसे व्हाट्सएप कर दी और साथ ही टेक्स्ट मैसेज भी। थैंक्स अ लॉट सिस्टर, रिप्लाई फौरन आया था। सब अब्दुल मुगीस के हस्बे तवक्का हो रहा था। वाकई लोहा गर्म था। आयना भाभी, आपने मेरे भाई को बहुत तड़पाया है, आप भी जरा तड़प लें। वो रोशन स्क्रीन पर निगाह डालता शौकी से सोचता हुआ मुस्कुराया था। भैया मेरा कहीं नाम ना आए। आयना को जरा सी भी भनक पड़ जाती तो उसकी शामत यकीनी थी। मामा भी इसके लिए मुतफक्किर थी। उससे अब्दुल मुगीस की मदद करना ही मुनासिब लगा था। वो बहन से भी खफ की मोल नहीं लेना चाहती थी। आयना अपना भरम नहीं खोना चाहती थी। मिशेल ने यकीन दहानी अपनी तसल्ली के लिए चाही थी। डोंट वरी स्वीट बहना, अब्दुल मुगीस यारों का यार था, उसे भेद रखना आते थे। उसने फौरन यकीन दहानी करवाई तो मिशेल मुतमईन हो गई। लाउंज में सभी बड़े सर जोड़कर बैठे थे। कुछ देर कबल असलम साहब का फोन आया था। उन्हें दादों से जरूरी बात करना थी। अब्दुल मुगीस ने उन्हें बड़ी मिन्नतों और कोशिशों से कायल किया था। मामा भी महज बेटे की मोहब्बत में मान गई थी। उन्हें माँ की नाराजगी की भी फिक्र थी। वो खुश आइन मुस्तकबिल का तस्वर करके दिल मजबूत कर चुकी थी। सुए इत्तफाक दादो दवा खाकर रेस्ट कर रही थी। सभी तरह तरह की कयास आराइयां कर रहे थे। आयना का दिल किसी अनहोनी के तस्वर से लरजा था। वो हिरासा वहशत ज़दा सी टुकर टुकर सबकी सूरत तक रही थी। बेचैनी और इस्तिराब से उसे किसी पल करार नहीं लेने दे रहा था। बेकली दिल की धरती से लिपटी जा रही थी। घबराहट के मारे अजीब बेसुकूनी तारी थी। वो कभी उठकर टहलती तो कभी कोने में सोफे पर जाकर बैठती। वो वहशत ज़दा सी टहल रही थी कि फोन की बेल बजी। दादो भी जाग चुकी थी। आयना का दिल उछल कर हलक में आ गया। नहीं नहीं अब्दुल मुईद, मुझे तलाक नहीं चाहिए। वो मुस्तरिब होकर दोनों हाथ कानों पे रखे बिल्ली से डरे कबूतर की तरह मासूमियत से आंखें बंद करके जेरे लब बड़बड़ाई थी। लाउंज में सोर इसराफिल की तरह फोन की बेल दोबारा बजी थी। किसी में भी कॉल रिसीव करने की हिम्मत न थी। यूं जैसे सभी को इल्हाम हो गया हो कि असलम उनसे क्या बात करना चाहते हैं। हेलो मरता क्या ना करता के मसादिक दादू ने हिम्मत करके कॉल रिसीव की। उनका बूढ़ा दिल लरज रहा था। अब इस बुढ़ापे में कोई बुरी खबर सुनने की ताब न थी। अनजाने खदशे के तहत उनकी आवाज ही नहीं, वजूद भी कपकपा रहा था। आयना का दिल सुकड़ कर सिमटा था। मंजले ताया ने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया। अम्मा जान, हम 2 रोज में कोर्ट में केस फाइल करने जा रहे हैं। आपको चंद रोज में डाइवोर्स पेपर मिल जाएंगे। पैगाम था कि बम सबको अधमुआ कर गया था। असलम ने बेटे की हिदायत पर दबंग अंदाज में पैगाम पहुंचाया और फोन बंद कर दिया। मुबादा अम्मा जान उसकी क्लास ले लें। लाउंज में मौजूद सभी नफूस को सांप सूंघ गया। आयना की हालत काटो तो बदन में लहू नहीं जैसी थी। मोहब्बत ने दर्द दिल पर किसी मुआवजे की तरह दस्तक दी थी और उसने गर्म जोशी से स्वागत किया था, मगर मोहब्बत में हमेशा दर्द ही क्यों मिलता है। वो सदमे से ढह गई। वो साकित नजरों से टुकर टुकर सबको देख रही थी। मामा और मंजली ताई उसे सीने से लगाए रोए जा रही थी। उसकी आंखों से कोई आंसू न टपका था। तुम कहाँ जा रही हो? आयना वहशत से खुद को छुड़ाकर तीर से बाहर निकल आई। शहरयार भैया और ताया उसके पीछे लपके थे। अपने घर। वो लाउंज से आखिरी कदम बाहर निकालने से पहले बोली थी। ये दूसरा धमाका था जिसने सबको हवास बाख्ता और शद्दर कर दिया था। रुक जाओ बच्चे, वो फैसला सुनाकर जा चुकी थी। ताया और शहरयार इसके पीछे थे। दादो ने इन्हें आवाज दी। जाने दो इसे। उनका जहादीदा जहन इस फोन कॉल के जोर दरस नताइज देख रहा था। आयना की इतने दिनों से दगरगूं हालत किसी से भी पोशीदा नहीं थी। ताया और शहरयार भैया रुक गए। उनके दिल आयना की खुशियों के लिए दुआगो थे।
समझा लो अपने लाडले को, अगर जरा सी भी ऊंच नीच हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुहेल विला फोन करने के फौरन बाद अब्दुल मुगीस को उन्होंने वीडियो कॉल मिलाई थी। वो इस वक्त फार्मेसी में था। उसने फौरन कॉल पिक की थी। हुमैरा असलम बादल नख्वास्ता प्लान का हिस्सा बने थे। वो अम्मा जान को नाराज नहीं करना चाहते थे, मगर अब्दुल मुगीस ने उन्हें मना लिया था। असलम ने बेटे को देखते हुए बीवी को वार्निंग दी थी। वो भी अनजाने वसवसों में घिरी हुई थी। वो बेबसी से बाप बेटे को देख कर रह गई थी। बाबा डोंट वरी, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। इस हंगामी और सनसनीखेज सूरत हाल में वही मुतमईन था। अब्दुल मुईद का दिल भी वहमों में डूबा हुआ था। इसने तसल्ली दी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। असलम ने दिल से दुआ की थी। वो एकदम बेहद बूढ़े लगने लगे थे। वकास के बाप नवीद को हार्ट अटैक हुआ था। इनकी हालत बेहद सीरियस थी। वो बेटे के लिए बहुत दुखी और अफसरदा थे। वो जाते हुए अपने पीछे सारी कश्तियां जला गया था। उसने घर वालों से राब्ता महज रकम भेजने तक रखा हुआ था। वो साल भर से किसी के कांटेक्ट में नहीं था। वो माँ से भी खफा था जो उसके लिए कुछ नहीं कर पाई थी। राबिया अलग हर वक्त उसे याद करके आंसू बहाती रहती। अब्बास और ईशल भी से बहुत याद करते। घर किसी खंडर की तरह वीरान हो गया था। राबिया ने खुद रजा से राब्ता करके वकास का नंबर लिया था कि वकास रकम इसी के जरिए भेजता था। रजा भी हकीकत हाल जानकर बेहद हैरान हुआ था। रजा और अब्बास नवीद के पास दिन रात अस्पताल में थे। इस कड़े वक्त में रजा ने बहुत साथ दिया था। नवीद आईसीयू में थे। अब्बास ने अस्पताल के कॉरिडोर में मुसल्ला बिछाए शोहर की जिंदगी की गिड़गिड़ा कर रब से भीख मांगी। राबिया को मोबाइल थमाया था। हेलो, राबिया ने मोबाइल कान से लगाकर रुंधी आवाज में कहा। वकास माँ की गैर मुतवक्का आवाज सुनकर भौंच का रह गया। उसका अरसे से सख्त दिल पल भर में मौम हुआ था। अम्मी आप? जज्बात की शिद्दत से उसकी आवाज भीग गई। बेटा तुम्हारे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है। राबिया ने रुंधे लहजे में इत्तला दी। वकास के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा था। वो इनसे लाख खफा सही, मगर इसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। दिल कतरा कतरा दर्द से पिघल रहा था। कब हुआ ये सब? लफ्ज टूट टूट कर लबों से बिखरे थे। लौट आओ बेटा, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। वकास का दुख इन्हें अंदर ही अंदर चाट गया था। वो इसके लिए बेकरार रहते थे। राबिया की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी थी। विकी यार, अब्बू तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। राबिया से मजीद बात ना हो सकी। आंसुओं का गोला हलक में फंस कर रह गया तो अब्बास ने उनसे फोन ले लिया। अरसे बाद उसकी आवाज सुनकर दिल की अजब कैफियत थी। वो वक्ती तौर पर अब्बू की बीमारी की परेशानी भुला बैठा था। वकास इससे अब्बू की तबीयत के मुतालिक पूछने लगा था। घर की सोगवार सी खामोशी को सोरे इसराफील के मानिंद चीरती तेज डोर बेल ने तोड़ा। बाबा लंच के बाद ऑफिस चले गए थे। आयला और नायला अपने कमरे में स्टडी, ममा नमाज असर की तैयारी कर रही थी। अब्दुल मुईद का मूड ऑफिस जाने का नहीं था। वो बाहर लॉन में आ गया था। उसे अपने कमरे में वहशत होती थी। कमरे के चप्पे चप्पे में आईना की यादें बिखरी थी। वो पल के मूंधे कुर्सी की पुश्त से सर टिकाए बैठा था कि आहट पर चौंका। उसने आंखें खोली और अगले पल हैरत की शिद्दत से बुत बना खड़ा रह गया। वो वही थी, बिल्कुल वैसी तरोताजा नाजुक हसीन, मगर चंद रोज में ही कमजोर सी हो गई थी। अब्दुल मुईद पलकें झपके बिना उसे देखे जा रहा था, जैसे वो कोई सपना हो जो आंखें मीचने से टूट जाएगा। आई लव यू अब्दुल मुईद। वो कई रोज से टूट कर बिखरी थी और बिखर कर अपनी जात की किरचियां समेटी थी। वो रोते हुए इसके सीने से आ लगी थी। अब्दुल मुईद को हैरत का दूसरा झटका लगा था। उसके दोनों बाजू पहलू में गिरे हुए थे। वो जोर कतार बिलक बिलक कर रो रही थी। उसके गर्म आंसू उसके गिरबान भिगोने लगे थे। उसे हैरत पर काबू पाकर संभलने में कुछ देर लगी। वो हनूज आंसू बहाए जा रही थी। उसने अपने बेजान बाजू उठाकर आईना के गिर्द तसल्ली के अंदाज में लपेट दिए। उसने जो सुना था, आईना की तेजी से बहते आंसू उसकी गवाही दे रहे थे। अब्दुल मुईद ने उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। तुम बहुत बुरे हो। वो खामोश था। उसने मोहब्बत से आईना का चेहरा ऊपर करके उसके आंसू पहुंचे तो वो रूठेपन से बोली, क्या फिर भी मेरे साथ रह लोगी? शोखी और हाजिर जवाबी लौट आई थी। उसने मुस्कुराकर सर अस्पात में हिला दिया। अब्दुल मुईद उसका हाथ थामे अंदर बढ़ गया। उसे अंदर भी खुशखबरी सुनाना थी। आईना उसकी मोहब्बत भरी संगत में पूरी यकीन थी कि अंदर भी मोहब्बतें उसका भरपूर स्वागत करेंगी। वो इसके हमरा आगे बढ़ी। नवीद डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। वो तो जैसे बेटे को देखते ही जी उठे थे। राबिया किचन में उनके लिए परहेजी खाना बना रही थी। बच्चे बाप के गिर्द डेरा डाले थे। घर की रौनक लौट आई थी। जिंदगी जैसे मुस्कुराने लगी थी। वकास बेहद नादिम था। उसकी इसी तस्वुर से रूह तक काम जाती कि अगर अब्बू को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो क्या होता। वो ता उम्र खुद को माफ नहीं कर पाता और खुद को अपने घराने की खुशियों का कातिल समझता। वकास, मुझे इस लड़की का एड्रेस दो बेटा। नवीद ने बेटे के मुस्कुराते चेहरे पर नजर डाली थी। वो पशेमान थे। उन्होंने हमेशा हर मामले में अपनी चलाई थी। बीवी की राय को अहमियत दी और ना ही औलाद की पसंद को अहमियत। वो इसकी शादी अपने जिगरी दोस्त की बेटी से करके अपनी पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। उन्हें तभी एहसास न हुआ कि वो अपने घर वालों से कितनी ज्यादती कर रहे हैं। वो अपनी हर गलती सुधारना चाहते थे ताकि उनका घर खुशियों से भरा रहे। अब्बू, वो अब मैरिड है। भाई से बात करता वकास चौंका था। उसने चंद सानिये नरम गोई से बात करते बाप को तहियर से देखा।
वो इसको इस्तेहफामिया नजरों से देख रहे थे। वकास आहिस्तगी से गोया हुआ, दिल में एक कांटा खुबा था। याद दर्द बनकर पूरे वजूद में दौड़ गई थी। उसके चेहरे पर अजियत थी। वो नादिम थे। उन्हें याद आ गया था कि इन्हीं दिनों लड़की की किसी कजन का रिश्ता आया हुआ था। जभी तो वकास हथेली पर सरसों जमाने को था। पल भर को माहौल पर तनाव छा गया। मुझे माफ कर दो बेटा। नवीद उसके बगैर कितना तड़पे थे वो ही जानते थे। उन्होंने अब जाना था कि औलाद का दुख क्या होता है। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए। अब्बू प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। आप नहीं, मैं गलत था। मुझे यूं घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उसकी छुट्टी खत्म होने वाली थी। वो अपनी छुट्टियां भरपूर एंजॉय करना चाहता था। उसने बाप को बच्चों की तरह गले लगा लिया। तुम मुझे अब छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? वो किसी बच्चे की तरह मासूमियत से बोले थे। अब्बू मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट तो मुकम्मल करना है, जाना पड़ेगा। उसने बताया तो सभी उदास हो गए। किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि वो वापस भी जा सकता है। राबिया शौहर के लिए परहेजी खाना तैयार करके ले आई। वो भी उसकी वापसी का सुन चुकी थी। अम्मी, मैं आपसे राब्ते में रहूंगा। आप मेरे आने से पहले लड़की ढूंढ लीजिएगा। वकास ने शोखी से माँ को छेड़ते हुए माहौल पर छाई उदासी कम करना चाही थी। इंशाल्लाह। वो इसे सीने से लगाकर रोती हुई मुस्कुरा दी। वकास ने उनका माथा चूम लिया। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। बिरयानी और खीर बनाई है तुम्हारे लिए। राबिया ने इसकी फेवरेट डिश बनाई थी। वो खुश दिली से मुस्कुराता हुआ मुंह हाथ धोने चला गया। इसके दिल का एक कोना वीरान ही रहना था। जो लोग मोहब्बत के महाज पर बुजदिली या कम हिम्मती का मुजाहरा करते हैं, मोहब्बत उनसे रूठ जाती है। उसकी मोहब्बत भी उससे रूठ गई थी। आंख के किनारे पर एक आंसू आकर टिक गया। उसने आईने में खुद को बगौर देखते हुए आंसू पहुंचा और मुंह धोने लगा। मिजाजी मोहब्बत वालिदैन की मोहब्बत के सामने हार गई। माँ के हाथ की बनी बिरयानी की इश्तहा अंगेज खुशबू माहौल में फैली थी।